नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ये इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग जो है भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा। डेली हम लोग कवर करते जाएंगे जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम उसको ही यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आओ, इतिहास में हम लोग आप लोगों को क्या करते हैं, एक्सपर्ट बनाते हैं। इतिहास देखो, इतिहास जो होते हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है: प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें कोई भी लेखन सामग्री युक्त हमें कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, जिसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लेखन शैली तो मिली है लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें हमें क्या है, लेखन शैली मिली है, जिसको पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को हम तीन भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटते हैं: संतलनकालीन पुरातत्व शोध और मुगल काल में, ठीक है। अब हम जानते हैं इतिहास के जानने के साधन। साधन में देखो, पुरातत्व साधन और साहित्यिक साधन। पुरातत्व में क्या क्या है? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। इस चीज़ों के द्वारा ही हम इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? अभिलेखों के द्वारा, ठीक है, सिक्कों के द्वारा, स्मारकों के द्वारा और चित्र कला के द्वारा। देशी साहित्य में धार्मिक साहित्य है और गैर धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब हो गया। विदेशी साहित्य में क्या क्या है? यूनानी साहित्य, चीनी और अरबी। ये लोग विदेशी साहित्य, मतलब जो विदेशी व्यक्ति आए थे भारत में, उनके थ्रू भी हम इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, ये इतिहास जानने का साधन है। इसको हम अभी और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्य आगे हम यहाँ पे देखो डिस्कस करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक भवन है, मूर्तिकला या चित्रकला। इसके थ्रू किसी भी प्राचीन इतिहास के स्रोत का पता लगाया जा सकता है। दूसरा हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण में क्या क्या है? यूनानी रोम लेखक। यूनानी रोम लेखक कौन कौन आए थे? टेडियस ईरान के थे, हेरोडेटस जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है यूनान के थे, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान जैसे नेरियाकस, आस्टिनोसिरकेकस, आस्टियोबुलस, ये सब जो है सिकंदर के साथ आए थे। इनके उसके बाद मेगास्थनीस की इंडिका लेखक जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, डायमेकस बिंदुसार के समय, डायनोसियस अशोक, ठीक है, टालमी ज्योग्राफी के लेखक है, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे चीनी लेखक। चीनी लेखक में फायान, सांगयुंग, हेनसांग, इसिंग, ये लोग जो है चीनी लेखक, ये लोग भी भारत दौरे पे आए थे। तो इनसे जो लेख प्राप्त होते हैं उसके थ्रू हम प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अरबी लेखक। अरबी लेखक ने भी कई थे जो उन्होंने भारत का दौरा किया, जिसमें सुलेमान थे, अल मसूदी थे, अल बरूनी तहकीक हिंद के लेखक, इब्न बतूता जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। कौन? इब्न बतूता, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। क्या क्या साहित्यिक साक्ष्य है? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में तीन है, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य। मतलब किसी का ऐतिहासिक ग्रंथ है, उससे भी हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। जीवनी ग्रंथ है, उससे भी हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। गल्प साहित्य ग्रंथ है, उससे भी हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। धार्मिक साहित्य में हम दो देखते हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में ही वेद आता है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। उपनिषद आता है, उपनिषद का मतलब समीप बैठना। आरण्यक आता है, वनों में लिखी गई पुस्तक। उसके बाद पुराण आता है, स्मृति आता है, रामायण, महाभारत। इस जो हमारे ब्राह्मण साहित्य के जो ग्रंथ हैं, इससे भी हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। ब्रह्मोत्तर साहित्य में देखेंगे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो प्रमुख धर्म थे, इससे भी हमें जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलते हैं। तो मूल रूप से आप लोगों को याद रखना है, प्राचीन इतिहास के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे
देखो ये इसी चीज़ को हम यहाँ थोड़ा शार्ट में करने की कोशिश किए हैं कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहला हम देखेंगे पुरातत्व स्रोत। पुरातत्व स्रोत में क्या क्या है? अभिलेख है, शिलालेख है, स्मारक भवन है, मूर्तियाँ, चित्रकला है, भौतिक पुरालेख है। मतलब जो भी हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं, स्मारक प्राप्त हुए हैं, मूर्तियाँ, चित्रकला प्राप्त हुई हैं, भौतिक पुरालेख प्राप्त हुए हैं, उसके थ्रू हम प्राचीन इतिहास के स्रोत जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में आते हैं। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और देखते हैं, जैसे वैदिक ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण साहित्य, आरण्य, उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। महाकाव्य हो गया, महाकाव्य में रामायण और महाभारत आता है। पुराण जिनकी संख्या 18 है। स्मृति, दर्शन जिनकी संख्या 6 है। इससे थ्रू भी हम साहित्यिक स्रोत जानने का, भारत के प्राचीन इतिहास का स्रोत जानने का प्रयत्न करते हैं। अब हम देखेंगे ब्रह्मोत्तर साइड। ब्रह्मोत्तर साइड में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, संगम साहित्य, ये 3 है। इससे भी हमें जो है प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, सामान्य साहित्य। इससे भी हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यात्री विवरण। यात्री विवरण में यूनानी यात्री कौन कौन आया था? मेगास्थनीज आया था जिन्होंने इंडिका लिखी थी, डाइमेकस आए थे, डायनोसियस आए थे, टालमी आई थी जिन्होंने ज्योग्राफिका लिखी थी, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री जिन्होंने लिखा था। ये लोग जो है यूनानी यात्री थे। इनके थ्रू भी हम, इनके लेखों से हमें जो है प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में पता चलता है। उसके बाद चीनी यात्री आए, फायान आया, संगुयून आया, हेनसांग आया, इंसिंग आया। ये लोग क्या थे? चीनी यात्री थे। इनके भी लेख से जो इन्होंने लिखा, भारत के अध्ययन करने किया जो है, उसके आधार पे भी हम भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पता लगाते हैं। उसके बाद सिक्के, जो हमें यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, जैसे पहला सिक्का आह सिक्का या पंचमार्क सिक्का प्राप्त हुआ। स्वर्ण सिक्के के सिक्के, ताम्र एवं कांसे के सिक्के, चित्रयुक्त सिक्के की वजह जो है पुरातत्ववेत्त जो होते हैं या इतिहासकार जो होते हैं, वो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत लिखने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने अंडरलाइन कर रखा है कि प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। प्राचीनतम शिलालेख मौर्य शासक अशोक के हैं। शिलालेख जो है मौर्य शासक अशोक के हैं सबसे प्राचीनतम। भारत को इतिहास का निर्माण 1784 में गठित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल माना जाता है। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। किसने किया था? प्रथम अध्यक्ष कनिंघम ने किया था। कब किया था? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 49 में जो है पुरातत्व महत्व के स्मारक के संरक्षण का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद जो 49 है हमारा, ठीक है, उसमें जो है पुरातत्व के स्मारक जो हैं, पुरातात्विक महत्व के जो स्मारक हैं, उसके संरक्षण का प्रावधान किया गया है। पुराणों को ऐतिहासिक महत्व के कारण ही इतिहास पुराण जैसे शब्द से पुकारा गया है। क्लियर? अब हम देखो इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अब हम देखेंगे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य जो है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत जो है बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का अध्ययन किया गया है। क्लियर? अब हम देखेंगे वेद। वेद जो है प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जिसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद हमें भारत के प्राचीनतम काल की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ये सभी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? संहिता करते हैं। ठीक है, उसके बाद
ऋग्वेद हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद क्या है? अब हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने कहाँ किया था? पंजाब में किया था। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। क्लियर? ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं: साकल, अश्वलायन, मांडूक, संखायन और वास्कल। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों के उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? आयर्ध्यु कहा जाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे सामवेद। सामवेद मतलब भारतीय संगीत का जनक, मूल माना जाता है। साम का मतलब होता है लय अथवा गायन। ठीक है, इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। मात्र 78 ऋचाएँ ही नहीं हैं, बाकी शेष ऋचाएँ जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मुख्यतः 3 शाखाएं हैं: जैमिनी, राणानी और कैथुम। क्लियर? अब हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद मनुष्यों में अंधविश्वास विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में हो गया जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान कर्म, समाज निष्ठा और औषधि का प्रयोग एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। इस वेद में कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएँ और 5,987 मंत्र हैं। यह चौथा एवं अंतिम वेद है, इसलिए वेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद है। अब हम बात करेंगे उपनिषद की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद, उप माने होता है समीप, निषद मतलब होता है बैठना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आया? समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का यह क्या है? एक संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। कुल 108 उपनिषदों की संख्या है। ठीक है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल। जानते ही हो, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसकी रचना अरण्यों अर्थात वनों में लिखी गई या पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण इसे अरण्य कहा जाता है। अरण्यों में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता दी गई है और इस प्रकार ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। प्रमुख अरण्य ऐतरेय, संखायन, तैंतरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और छांदोग्य। अब हम बात करेंगे वेदांगों की। वेदों को अच्छो समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। क्या क्या है? शिक्षा है, ज्योतिष है, व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त। ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञादि करने में क्या है? सहायक हैं। ठीक है। वेदांगों की रचना क्यों हुई? वेदों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए। सीधा तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम बात करेंगे पुराण। पुराण का मतलब होता है प्राचीन आख्यान। ठीक है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उशग्रीवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके संकलन कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण है।
रामायण इस महाकाव्य की रचना दूसरी शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई थी। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में बढ़ के कितने हो गए, 24,000 हो गए। और रामायण को इसी 24,000 श्लोक होने के कारण इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत एक महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग 14वीं शताब्दी में महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता का नाम कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, तब इसे हम भारत कहा जाने लगा। अब इस समय इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई है, जिसे महाभारत या सहस्ती संहिता भी कहा जाने लगा है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है अश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे सूत्र का। सूत्र क्या होता है? इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई। सूत्र ग्रंथों को भी कल्प कहा जाता है। कल्प सूत्र पढ़ेंगे, ऐसे सूत्र जिनमें नियमों विधियों का प्रतिपादन किया गया कल्प सूत्र कहलाता है। क्लियर। अब आगे देखेंगे स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या है? वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति जो है वह सबसे प्राचीन स्मृति है। अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय इतिहास को जानने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो चाणक्य ने क्या लिखा है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता था, उनके द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसे मौर्य काल के इतिहास और शासन की व्यवस्था की जानकारी की पता चलती है। अब हम देखेंगे कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा राजतरंगी लिखी गई, ठीक है, जो रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्दा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, छोमेन द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संगम साहित्य में दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य, कालिदास द्वारा रचित मल्लिकार्जुनमित्रम संगकालीन इतिहास के ये सब क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये जारी जो लेखकों के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उसके द्वारा हम ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य, कालिदास द्वारा रचित मल्लिकार्जुनमित्रम संगकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजशेखर कृत प्रबंध कोश से गुजरात के चालुक्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यवन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्धचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित, वाकपटी के गौंडवाहों, बिल्हण के विक्रमदेव चरित और पद्मगुप्त का नाग नव शाह सांक चरित और हेमचंद्र रचित कुमारपाल चरित, जन नायक कृत पृथ्वी राज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। तो ये रचनाएं आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा, ये जो है क्या है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। जो विदेशी यात्री भारत हैं उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, जो अध्ययन किया, उसके बारे में उससे भी हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पता कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण में भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में विभाजित किया गया। यूनान और रोम के लेखक आए, चीनी यात्री के लोग आए, उसके बाद अरब यात्रियों के वृत्तांत। तो यूनानी और रोम लेखकों का विवरण सबसे पहले पढ़ेंगे। हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का उल्लेख किया, परंतु इनका विवरण अनुसूतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अब हम देखेंगे टेडियस, यह राजवैद्य का ईरान का राजवैद्य था। इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। सिकंदर के साथ देखो, जब सिकंदर भारत आया था इसके साथ भी लेखक आए। कौन कौन आया था? नेरियाकस, आस्टिनोसिकस, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है।
क्लियर। अब हम देखेंगे मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अपनी पुस्तक में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में उल्लेख किया। अब आए डायमेकस। डायमेकस जो है यह सीरियन नरेश एंटियोकस का प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। क्लियर। अब हम देखेंगे डायनोसियस। यह मिस नरेश टालमी द्वितीय का फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। प्लिनी देखेंगे, इसने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब हम देखेंगे टालमी। इसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग 150 में भूगोल नामक पुस्तक की रचना किया। पेरी लिप्स ऑफ द इरिथियन सी, यह एक रचना जो है अज्ञात लेखक द्वारा है जो 80 ईसा पूर्व में की गई थी। उस समय हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। किसमें? पेरिलिप्स ऑफ द इरिथियन सी में। क्लियर। अब हम देखेंगे चीनी यात्रियों का वृत्तांत। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री बहुत प्रमुख थे। चीनी यात्रियों को लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पहली जानकारी हम फायान के बारे में लेंगे। यह चीनी यात्री लगभग 375 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश के समाज व संस्कृति के बारे में उल्लेख किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया था। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन किया। किसने? फायान ने। ठीक है। अब हम देखेंगे हेनसांग। यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। यह लगभग 16 वर्षों तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। क्लियर। अब हम देखेंगे संग्यून। संग्यून यह भी एक चीनी लेखक था जो 518 ईसा पूर्व में भारत आया था। इसी ने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां को एकत्रित की थी। अब हम बात करेंगे इसिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने लेखक में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारतीय स्थिति का जो है वर्णन किया है। अब हम पढ़ेंगे अरब यात्रियों का वृत्तांत। अरब यात्रियों के मुसलमानों में के लेखक में हसन निजाम हो गए, अल मसूदी हो गए, सुलेमान, अल बरूनी, अल बिलादुरी, निजामुद्दीन फरिश्ता के रचनाओं से जो है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब अरब यात्रियों में अल बरूनी, इसका जन्म 973 ईसा पूर्व में हुआ था। ख्वारिज्म खीमा में हुआ था। अल बरूनी का पूरा नाम क्या है? अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। इसका जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में। इसका पूरा नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। अबू अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी के साथ। इसको फारसी, अरबी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इसने तहकीक हिंद जिसमें भारत की खोज पुस्तक की रचना की, जिसमें भारतीयों के तत्कालीन दशाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब सुलेमान देख लें। इनकी रचनाओं से पतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। सुलेमान। अल मसूदी देख लें। इसने पुस्तक लिखा रज जहब। इसके तत्कालीन भारतीय समाज व सजीव का चित्रण मिलता है। अब हम देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। अभिलेख हो गया, मुद्रा हो गया और स्मारक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं, ताम्रपत्र पर खुदे जाते हैं। ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से जो है प्राप्त अभिलेख है, उसको हम लोग सबसे प्राचीन अभिलेख मानते हैं। कलिंग नरेश खालवेंग हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो अभिलेख आप लोगों को समझ में आया। तो अभिलेख को पढ़ के या अभिलेख के थ्रू भी हम भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख में सेनापति भानुगुप्त की पत्नी के सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस
कि बेसन नगर सिंध या गरुड़ स्तंभलिंग से भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अभिलेख के बाद अब मुद्रा पढ़ेंगे। प्राचीन राजाओं द्वारा ढलाए गए सिक्कों में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों से आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, ग्रंथों में इन्हें जो है कासार्पण, पुराण और धरण और सतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। अधिकांश आहत सिक्के जो होते हैं चांदी के टुकड़े जिन पर विभिन्न आकृतियां अंकित की गई होती हैं। तो होता क्या था, पंचमार्क सिक्के कैसे बनते थे? जो पहले सिक्के थे, कुछ नहीं, पंच मतलब करके उस पर पंच, किसी भी चीज़ से उस पर पंच कर दिया जाता था, प्रहार करके, जिससे वो आकृति उस पर उभर आती थी। उसी को बोला जाता था पंचमार्क सिक्के। और यह सिक्के ज़्यादातर चांदी के बनाए जाते थे। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने किया। क्लियर। मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्के से हमें बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का भी साक्ष्य मिलता है। पांडुचेरी के निकट अरिकामेडु रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे स्मारक। अभिलेख पढ़ें, मुद्राएं पढ़ें। अब स्मारक, स्मारक में क्या है? अंतर्गत मंदिर आती हैं, मूर्तियां आती हैं, इमारतें आती हैं जिनसे हमें विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। और इसी के आधार पर हम भारतीय इतिहास के स्रोत या भारतीय इतिहास को लिखने का प्रयत्न करते हैं। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली देखो। उत्तर भारत जो है, जैसे देखो ये भारत हो गया, ये भारत मान लो हो गया, तो इसका जो उत्तर भारत ऊपर का जो ये हिस्सा है, उत्तर भारत के मंदिर निर्माण शैली को दक्षिण जो है नागर शैली बोला जाता है। और दक्षिण भारत के जो निर्माण शैली जैसे मंदिर बनेगा उसको नागर द्रविड़ शैली बोला जाता है। और दोनों शैलियों को मिला के अगर कोई मंदिर बनाया जाए उसको हम बेसन शैली बोलते हैं। क्लियर। प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, उनके लेखक देखेंगे। बुद्ध चरित पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। महाभिभाषक शास्त्र पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? वसुमित्र। कामसूत्र पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? वात्स्यायन। मेघदूत पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? कालिदास। नाट्यशास्त्र पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? भरत मुनि। सूर्य सिद्धांत पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? आर्यभट्ट। बृहद संहिता पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? वारामिहिर। पंचतंत्र पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और रत्नावली पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन। पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। मालती माधव है, उसकी पुस्तक, उसके लेखक कौन है? भवभूत। गीत गोविंद पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जय देव। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पुस्तक के नाम है और किसके द्वारा लिखे गए उसके लेखक का नाम है। तो प्राचीन काल के जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब का नाम ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।